और मेरा ये ख्याल है कि एक जज साहब जितने बेंचेस पे बैठते हैं वो मुख्तलिफ बेंचेस कवर करते हैं, वो उससे ज्यादा कानूनी मामलात को जान लेते हैं। फैसला बराबर हो जाए, 3-3 हो जाए तो फिर बात ही खत्म। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी बुनियाद डाल रही है फैसले के लिए, अब जब ये अपीलें सुनी जाएंगी तो इनके साथ ही तौहीन अदालत का मामला भी अदालत के सामने आ जाएगा। तो कौमी असेंबली से कोई भी मतलब ये कहे कि कल को सुप्रीम कोर्ट का जज में बन जाता हूं, मैं फैसले करता हूं, तो वो क्या उसका तायुन नहीं होना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज ने खत लिख दिया है और कहा गया है कि मुझसे तो पूछा ही नहीं गया, ये जो बेंचेस बने तो क्यों नहीं पूछा गया भाई? देखिए, ये तो काजी फाइज ईसा साहब बताएंगे। उन्होंने तो अपना जो एतराज है वो सामने रख दिया है, और एतराज सामने रखते हुए उन्होंने जो बातें की हैं बिल्कुल वो अब हमारे सामने आ रही हैं। वो ये कहते हैं कि गालिबन 7 दिसंबर को 4 बजे का इजलास 4 बजे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऑफिस में इजलास हुआ। इजलास का एजेंडा मुझे मुतअद्दिद मरतबा राबितों के बाद दिया गया। सिविलियंस के फौजी अदालतों के ट्रायल के मुकदमे में मुझे बताया गया कि 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। पसंद नापसंद के तासुर से बचने के लिए मेरा मौक़िफ़ था कि तमाम सीनियर्स को बेंच में शामिल किया जाए। चीफ जस्टिस ने मेरी तजवीज़ को जजेस की आमादगी के साथ मशरूत कर दिया। इसी उसूल पर जल्द समाअत की दरखास्तों पर भी इत्तफाक किया गया। कमेटी की जानिब से 2 मुकदमात की मंजूरी नहीं दी गई थी, और जस्टिस एजाजुल हसन का एतराज़ है। वो ये कहते हैं कि इन 2 खुसूसी बेंचेस की तश्कील को कमेटी में रखा जाता तो 2, यानी कि एक हो गया मिलिट्री कोर्ट ट्रायल वाला, जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब वाला। तो कमेटी इजलास में 7 रुकनी बेंच पर इत्तफाक की बजाय 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। सीनियर जजेस के बेंच में शामिल न होने के हवाले से मैं मुकम्मल अंधेरे में हूँ। ठीक। 3 रुकनी खुसूसी बेंच की तश्कील में भी अच्छा, हमारे पास दोस्त एक बड़ा मजे का एतराज उठा रहे हैं। जैसे मैंने ट्विटर पे ये बात की, ठीक है, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने एक ट्वीट किया था, तो मैंने उस ट्वीट पे जाके लिख दिया, बड़े भैया हैं मेरे, मैंने लिख दिया क्यूट। ठीक है, मेरे इस क्यूट के जवाब में अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने, चूंकि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर करते हैं और मेरा ये ख्याल है कि एक जज साहब जितने बेंचेस पे बैठते हैं वो मुख्तलिफ बेंचेस कवर करते हैं, वो उससे ज्यादा कानूनी मामलात को जान लेते हैं। वो एक जज साहब एक केस के वकला को सुनते हैं, वो हर बार हर केस के वकला को सुनते हैं, तो वो शायद उनका दिमाग जो है उससे ज्यादा मालूमात ले चुका होता है जितनी एक जज के पास होती है। ये मेरी राय। तो क़य्यूम सिद्दीकी साहब एक बड़ा कानूनी दिमाग हैं। क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने कहा कि क्या कोई जज अपने फैसले पर जज बनेगा? हरगिज नहीं, जवाब यही है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो इसलिए ये जो बेंच है मिलिट्री कोर्ट्स वाला, इस पर बेंच कैसे बनेगा? क्योंकि उन्होंने फैसला दिया था एजाजुल हसन साहब ने, तो फिर वो कैसे फैसला कर सकते थे कि कौन से जजेस सुनेंगे? ये उन्होंने बात की। तो क्या अपने फैसले पर जज खुद जज बन सकता है? तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेंचेस को कंस्टिट्यूट करने के हवाले से एक मुतय्यन करदा कानून भी है ना कि पहली बात ये पहला एतराज है। ठीक है, दूसरा एक और एतराज है। एक जज साहब हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जिनका नाम है काजी फाइज ईसा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक मशहूर ज़माना फैसला दिया जिसे हम कहते हैं फैज़ाबाद धरना केस। फैज़ाबाद धरना केस फैसले पर जो अब चीजें हुई हैं, उनको कौन से जज साहब सुन रहे थे? चीफ जस्टिस। तो क्या एक जज अपने फैसले पर जज बन सकता है? वो भी अपील में। ठीक है, अच्छा, ये जो उसूल है कि एजाजुल हसन साहब ने ये फैसला दिया था, तो इसको कौन से जज सुनेंगे? ये एजाजुल हसन साहब फैसला ना करें। बिल्कुल ठीक है। 2015 में, बिल्कुल सही है, मान रहा हूं मैं, 2015 में एक जज साहब हैं काजी फाइज ईसा साहब, उन्होंने एक फैसला दिया था और उन्होंने कहा था सिविलियंस का मिलिट्री अदालतों में ट्रायल
नहीं हो सकता। वो मखसूस सियासी हालात थे ना। ठीक है ना। तो क्या एक जज अपने दिए गए फैसले पर जज बन सकता है? नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। तो जो एतराज हम उठा रहे हैं एजाजुल एहसन साहब पर, पैमाना वही रहे, वो एतराज हम काजी फाइज ईसा साहब पर क्यों नहीं उठा रहे? ठीक है ना। तो ये बड़ी बुनियादी बात है। सरदार तारिक मसूद साहब पे भी जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने एतराज उठा दिया है। अब बेंच की जो सरबराही है वो कर रहे हैं सरदार तारिक मसूद साहब 6 रुकनी बेंच की। अच्छा, 6 रुकनी बेंच में एक और प्रॉब्लम है, फैसला बराबर हो जाए, 3-3 हो जाए तो फिर बात ही खत्म। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी बुनियाद डाल रही है फैसले के लिए कि जिस बुनियाद की वजह से फैसला ना आए या फैसला मुअल्लक हो जाए। ठीक है ना। फैसला होगा, फैसला अक्सरियत की राय फैसला होगी या इत्तेफाक फैसला होगा। ठीक है ना। फैसले के हक में 6 कहेंगे भाई ये हो सकता है, फैसले के हक में 4-3 हो, वो 5-1 हो जाए। ठीक है। या अब यहां पर ही जिस तरह का बेंच बना दिया गया है इवन नंबर में, तो ये तो मुअल्लक हो गया। अगर 3-3 आ गया तो फिर क्या रेफरी जज के पास जाएगा? लेकिन इस पर कोई पाबंदी तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। मैं तो अर्ज ये कर रहा हूं कि रविश अच्छी नहीं है। देखिए, मंशा क्या है? मंशा है फैसला करना। अब इस मंशा के तहत इसको देख लीजिए कि ये इवन नंबर में है, क्या फैसला आप सकते, इस बात का चांस है ना कि फैसला ना भी आए, यानी ऐसा फैसला आए कि फैसला जो है वो मुअल्लक आ जाए, तो फिर मामला लटक जाए। बिल्कुल, ये भी मुमकिन है। दूसरा, एक और बुनियादी बात है, सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने ये कहा कि ये जो सिविलियन मौजूद हैं मिलिट्री ट्रायल के लिए अफवाजे पाकिस्तान की तहवील में, इनको जब ये फैसला हो गया कि ट्रायल नहीं हो सकता इनका मिलिट्री कोर्ट में, फौजी तो सिविलियन सेटअप को वापस कर दिया जाए। ये कह दिया। बिल्कुल। कहाँ है वो अभी वहीं पर है। क्या वो सिविलियन सेटअप को वापस मिल चुके? नहीं मिले। अगर अदालत के फैसले पर अब तक अमल दरामद नहीं हुआ है तो ये अमल दरामद ना होना क्या है? ये तौहीन अदालत है। ये तौहीन अदालत है। अदालत ने एक फैसला दे दिया है, उस फैसले के मुताबिक अमल दरामद होना है। हमारे एक और बड़ा रवैया होता है कि जज को कह दिया अगर कुछ तो ये तौहीन अदालत है, अदालत के फैसले पर कह दिया कुछ तो ये तौहीन अदालत है। देखिए, अदालत सुपीरियर है इस लिहाज से कि वो इंसाफ देगी। इंसाफ सुपीरियर ना, इंसाफ की मंशा, रूह जो है वो सुपीरियर। अल्लाह ताला ने अपनी सिफत दे दी है जज साहिबान को। ठीक है, कमाल। तो अब अगर वहां तौहीन हो रही है, ठीक है ना, फैसले पर अमल दरामद ना करना तौहीन है, तो उस तौहीन का फैसला कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट के उन 5 जजेस को जिनकी तौहीन हो गई है, उनको इंसाफ कौन देगा? मेरी राय में इंसाफ देना उन 5 जजेस को, ये काम है उन 5 जजेस के बड़े का। बिल्कुल। ठीक है ना। वो बड़ा कौन है? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब। ठीक है। क्या उन्होंने अब तक इस सिलसिले में कुछ किया है? नहीं किया। सामने कौन है दूसरा फरीक? मुतासरा फरीक नहीं, मुतासरा फरीक मिलिट्री अदालतें हैं। ठीक है, दूसरा फरीक वो है। तो अब अगर ये नहीं हुआ है तो काजी फाइज ईसा साहब इस मामले में क्या मिलिट्री अदालतों वाले बेंच में बैठे थे? नहीं बैठे थे। आप इस पर इंसाफ दे रहे हैं अपनी सुप्रीम कोर्ट के जजों को? ऐसे तो नहीं लग रहा है, अभी तक तो नहीं लग रहा। तो ये बात है कि अब ये कहा जा रहा है कि नहीं जनाब, अब जब ये अपीलें सुनी जाएंगी तो इनके साथ ही तौहीन अदालत का मामला भी अदालत के सामने आ जाएगा और सुन लिया जाएगा। तो जो हो चुका है, इसी वजह से एक्यूएस साहब के जो व्लॉग से भी एक आदमी उठ गए थे, हसनात मलिक साहब, तो उनका एतराज भी यही था कि आप कम से कम ये बात तो करें कि अपील को मुकर्रर करें, उसको लगाएं, लेकिन नहीं, तो नहीं हुआ है। तो काजी फाइज ईसा साहब जो हैं, जब वो आए इस मनसब पर तो उन्होंने पहली बार में एक फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपने फैसला भी दिया, उससे पहले रिमार्क्स दिए थे, और उन्होंने ही कहा था कि जो 184(3) है, भले ये कॉन्स्टिट्यूशन का मामला है और जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला मामला है, ये मामला है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का। तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के लिए आपको चाहिए सादा अक्सरियत और आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए चाहिए 2/3। 184(3) 2/3 दरकार है। अभी तो पार्लियामेंट में 2/3 के बराबर कुल नंबर नहीं है, यानी हुकूमत के पास होना तो अलग बात, ठीक है।
ये उस वक्त की सूरत हाल थी जब पार्लियामेंट तहलील नहीं हुई थी। बिल्कुल। जब ये हो गया है तो काजी फैज ईसा साहब ने कहा कि नियत तो अच्छी है ना, अगर नंबर पूरा नहीं है तो क्या हुआ, इंटेंट को देखें, ये बात हो रही थी। तो अब आज उसी चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने ये कहा ना कि मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से 62(1)(f) अगर ये है तो इसमें सजा 5 साल है तो 5 साल है, क्योंकि इसको किसी ने चैलेंज नहीं किया, यानी जो इलेक्शन एक्ट है और ये कौमी असेंबली से आया है। तो कौमी असेंबली से कोई भी मतलब ये कहे कि कल को सुप्रीम कोर्ट का जज में बन जाता हूँ, मैं फैसले करता हूँ, तो वो क्या उसका तायुन नहीं होना चाहिए? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट का जज मैं बन जाऊं और वो ये कौमी असेंबली पास कर दे, ठीक है ना, और वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट सादा अक्सरियत से पास करे, तो फिर क्या इंटेंट तो अच्छी है ना। इंटेंट नहीं, फिर इंटेंट पे फैसला नहीं होगा। फिर कहा जाएगा तुम लोग लॉ की तालीम नहीं रखते, तुम लोग ये नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, क्योंकि जज आइन के मुताबिक ये शख्स हो सकता है, तो फिर आइन के मुताबिक होगा, ऐसा, ठीक है ना। लेकिन ये तमाम तर सूरत हाल काजी साहब तो देख ही रहे ना। देखिए, काजी फैज ईसा साहब जो हैं वो जब चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट बने, इंटेंट से ज्यादा प्रेसिडेंट्स का मामला है और अदालत को ये देखना होता है कि मेरिट्स क्या हैं। मैं आप सर्च कर रहा था, जब काजी फैज साहब चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट बने तो उस वक्त काजी फैज ईसा साहब जो थे वो सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं बने थे, वो उस अदालत के जज बने, और इसलिए चीफ जस्टिस बने कि वो उस अदालत के कल्ले जज थे। अच्छा, क्योंकि जब जज साहिबान फारिग हो गए तो फिर बलूचिस्तान हाई कोर्ट में कोई जज नहीं था, इन्हें बराह रास्त जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब उन्होंने बलूचिस्तान हाई कोर्ट का जज बना दिया था। जब ये पहले जज थे तो यही चीफ जस्टिस थे, तो वो वहां से आए थे सीनियरिटी। तो इसलिए जो है वो हमें बहुत से दोस्त कहते हैं कि एक ड्यू प्रोसेस है, फॉलो करके आए। नहीं, जब वो ड्यू प्रोसेस से नहीं आए हैं तो इसलिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना, मैं ये कह रहा हूँ। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।